अच्छा, लास्ट टाइम हमने वेब डिक्शनरी पढ़ी थी। तो वेब डिक्शनरी के अंदर मेन हमारे तीन कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारा एक सबसे पहला डेटा एलिमेंट था, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर था और तीसरा टेबल टाइप्स थी। तो पूरी डिक्शनरी इन्हीं तीनों से बनी हुई है। उसका ये मतलब है कि जब आप कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो आप डेटा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आप उससे रिलेटेड और कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर के अंदर चली जाएगी। और अगर आपने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप टेबल टाइप्स के अंदर जाएंगे कि टेबल्स के अंदर वो आपको चीज़ मिलेगी। तो बेसिकली ये वेब डिक्शनरी इन तीनों से बनी हुई होती है। अब उसी को एक तो थोड़ा सा डेटा एलिमेंट्स हो गया, दूसरा टेबल टाइप्स हो गया, तीसरा क्या है? स्ट्रक्चर। सही। स्ट्रक्चर वही है कि अगर डेटा एलिमेंट्स को हम फर्दर आगे जोड़ते जाएं किसी चीज के साथ तो वो स्ट्रक्चर का फॉर्म बन जाता है। और अगर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो फिर टेबल कहलाएगा। ठीक है। हमने जैसे सही है। एग्जांपल ली थी नाम से कि अगर हम लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि कोई फर्स्ट नेम होता है, कोई लास्ट नेम होता है। तो वो एलिमेंट है। सिर्फ हम सोबान कहेंगे तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम लैपटॉप कहेंगे तो वो सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर हम उसके साथ फर्दर उसका मेटा डेटा जोड़ें, मेटा डेटा से मुराद है कि जो इतना लाजमी नहीं होता लेकिन उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मेटा डेटा के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस आ सकती हैं, उस बंदे का एड्रेस आ सकता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ सकती हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें जो फर्दर ब्रांच आउट होती रहेंगी वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएंगी, उनको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। और जब स्ट्रक्चर काफी सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल सोबान का एक स्ट्रक्चर है, इसी तरह उस्मान का एक स्ट्रक्चर हो गया, इम्तियाज का एक स्ट्रक्चर हो गया, तो जब ये सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर रहेंगे तो उसको हम टेबल कहेंगे कि टेबल के अंदर ये सारे हाँ, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है। सही है। तो अब ये कि अगर फर्दर समझ आएगी कि एलिमेंट्स को, स्ट्रक्चर को और टेबल को हम किस तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे जरा सा बताना कि अगर सिर्फ हम इस नेम को कहें तो ये इन तीनों में से क्या कराएगा? सिर्फ ये नेम का बॉक्स। मतलब क्या कहलाएगा? ये एलिमेंट है, ये अच्छा, टेबल टाइप है, ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये नेम ये हमारे एक एलिमेंट है। एलिमेंट है। ठीक है। अगर हम ये सिटी और एड्रेस दोनों को देखें तो ये क्या होगा, नेम होगा या स्ट्रक्चर होगा? ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और ये नंबर्स का अगर हम देखें, लाइन से लगे हुए हैं सारे नंबर्स। नंबर्स भी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सिर्फ एक चीज के साथ दूसरी चीज अटैच है और उसके साथ तीसरी। ठीक है। हम्म। फर्दर इसके अंदर लाइंस नहीं लगी हुई कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। ठीक है। नंबर्स के अंदर क्या है कि जी। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, फिर तीसरा नंबर है। तो हम्म। इसमें एक डिफरेंस शो कर रहा है कि ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, ये टेबल टाइप कहलाएंगी। सही है। ठीक है। स्ट्रक्चर जो होगा वो एक दूसरे से अटैच होगा लाजमी। वेरएस नंबर्स एक दूसरे से अटैच नहीं है। आपका एट अ टाइम हो सकता है दो नंबर हो, एक नंबर हो, आप पांच छह नंबर लेके भी अपने नाम पे चल सकते हैं। तो वो सारे अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है। वो लाजमी नहीं है कि पहला नंबर होगा तो दूसरा आप ले सकते हैं। तो ये टेबल टाइप्स कहलाती हैं। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय का हमारे पास टेबल है तो उसमें ये चीज लाजमी नहीं है कि सोबान होगा उस टेबल के अंदर तो हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को उसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर हम सोबान को हटा दें तो टेबल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं करता टेबल जो है। वेयरएज स्ट्रक्चर और एलिमेंट एक दूसरे से लिंक करते हैं। कि अगर हम नेम, एड्रेस और फोन की बात करें तो ये तीनों इंडिविजुअली एलिमेंट्स हैं। और ये तीनों अगर मिलकर रहेंगे तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, कि इसके अंदर फर्दर और स्पेसिफिकेशंस हो रही हैं। हम्म। ठीक है। तो ये सही। क्लियर हो गई तीनों चीजें कि एलिमेंट, स्ट्रक्चर और टेबल टाइप क्या होंगी। सही। ठीक है। तो ये फर्दर अगर नेम को देखें तो ये फिर एक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, और इधर ये खत्म हो रहा है कि इस नेम के स्ट्रक्चर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, शुरू में जो तुमने कहा था कि नेम एलिमेंट है वो सिर्फ उस सूरत में था कि अगर हमारे पास सिर्फ नेम होता। ठीक है। उसके आगे हमारी कोई चीज नहीं होती है, नीचे दोनों चीजें नहीं होती। लेकिन सही है। अगर अभी हम इन दोनों के साथ इसको देखेंगे तो ये नेम स्ट्रक्चर कहलाएगा, एक सिर्फ एक नेम। ठीक है। कि ये नेम एक स्ट्रक्चर है अगर और इसके अगर अंदर सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह बस नेम होता तो हम्म वो डाटा एलिमेंट में शामिल होता। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये चारों देखें नीचे के तो ये चारों स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेटा एलिमेंट्स हैं, ये चारों। सही जिप है। जिप कोड एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपना जिप कोड डाल देंगे 755500।
इसके बाद आपको कोई और डिटेल्स नहीं चाहिए होती है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये एक डेटा एलिमेंट है, फर्दर ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। इसी तरह सिटी नेम है, सिटी नेम में आप कराची डाल दें, उसके बाद आपका खत्म हो गया काम, आप उसको आगे फर्दर नहीं प्रोसीड कर सकते। इसी तरह स्ट्रीट नेम है, आप स्ट्रीट के आगे कितना कर लेंगे, अपना 4C लिख लेंगे और हाउस नंबर डाल देंगे, तो आप उसके आगे फर्दर जाने की, आपको फर्दर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर हम शुरू से देखें तो ऑटोमेटिकली 3 दफा स्ट्रक्चर इसका खुल चुका है, कि आप पहले एम्प्लॉयज के अंदर आए, फिर एड्रेस के अंदर चले गए, फिर एड्रेस से आप सिटी और एड्रेस में फर्दर चले गए, और इसी तरह स्ट्रीट, हाउस, जिप और सिटी नेम, ये सब आपने पूछ लिया, तो फर्दर आप इसको और स्पेसिफाई नहीं करोगे। ठीक है। जी। तो ये क्लियर हो गया कि एलिमेंट वो होगा जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, एक सिंगल चीज है, वो डेटा एलिमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज अटैच है, उसके अंदर डेटा और मौजूद है उसका, तो फिर वो स्ट्रक्चर के जुमरे में जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, अब इधर वही चीजें हम देख लेते हैं कि डेटा एलिमेंट्स डिस्क्राइब एन एलिमेंट टाइप बाय डिफाइनिंग डेटा टाइप, लेंथ एंड डेसिमल प्लेसेस। तो वही बात है कि डेटा एलिमेंट सिर्फ वही चीज है जो एलिमेंट्री टाइप को डिफाइन करेगा, उसके लेंथ से, उसके डेसिमल प्लेसेस से और उसकी टाइप से। अब अगर हम जिप कोड देखें तो इसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। इसका डेटा टाइप भी होगा, इसकी लेंथ भी होगी और इसकी डेसिमल प्लेस भी होगी। जी ठीक है। अब समझ आ रही है? हमने डेटा टाइप जी पढ़े थे बिल्कुल। अभी, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डेटा टाइप्स, जहन में है वो भी। जी। तो जिप कोड के ऊपर कौन सा डेटा टाइप लग सकता है? जिप के ऊपर हम वो लगा सकते हैं, क्या नाम है, जो हम्म, हम्म। हमारे पास जो जिसके अंदर सारे नंबर्स न्यूमेरिक्स वगैरह आते हैं। सही है। अच्छा, तुम्हारे पास मैनुअल है भी पड़ा हुआ अपने पास? नहीं, अभी तो खोलना पड़ेगा। लैपटॉप नहीं है पास? लैपटॉप नहीं है। अच्छा, वरना अगर अभी उसको ओपन कर लेते तो इन सब का तुम्हें कम से कम डेटा टाइप समझ आ जाता। मैं फिलहाल समझा देता हूँ। अच्छा, तुमने क्या कहा, जिप कोड पे कौन सा डेटा टाइप आएगा? जिसमें हमारे सारे न्यूमेरिक्स होंगे। बिल्कुल, उसको हम डेटा टाइप एन कहते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल न्यूमेरिक से ही डिफाइन हो जाता क्या कहते हैं उसको? है। एन, न्यूमेरिक से एन एन। कहते हैं उसको जी। ठीक। ठीक है, जब हम कोडिंग में लिख रहे होते हैं तो हम पूरा न्यूमेरिक नहीं लिखते, हम सिर्फ एन लिखेंगे। इसी तरह अगर हम नेम के ऊपर होंगे तो हम उसके ऊपर सिर्फ सी लिखेंगे। तो सी से मुराद होगा कि ये करेक्टर है, इसके अंदर हम अल्फाबेट्स लिखते हैं। किसी भी इंसान के नाम में 1 2 3 फिलहाल तो नहीं आता, वो अलग बात हो कि नॉन मक्स का बच्चा, उसके अलावा फिलहाल ABCD में ही नाम आते हैं। सही। ठीक है। तो इन जी। सब का अपना अपना डेटा एलिमेंट मौजूद है, कि हम नेम के ऊपर सिर्फ सी लिखेंगे, इसी तरह हम एड्रेस के ऊपर सी नहीं लिख सकते। नेम के ऊपर सिर्फ करेक्टर लगेगा, इसी तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भी करेक्टर का ही डेटा टाइप आएगा। लेकिन एड्रेस के ऊपर हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एड्रेस के अंदर हमारा सी और C, जो एन है वो दोनों आ रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करेंगे। सही है। ठीक है, या तो हम इसको स्ट्रिंग रखेंगे या हम इसको एक्स स्ट्रिंग के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर नंबर्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। वेयर एज हमारा जो फोन है, फोन के ऊपर न्यूमेरिक ही रहेगी चीज। तो डेटा टाइप्स बनाने का मकसद यही था कि उसके अंदर कोई गलती ना हो सके, कि जब हम फोन की डेटा टाइप को कंप्यूटर के अंदर अपने कोडिंग के अंदर सेट करें तो उसमें कोई अल्फाबेट्स ना लिखे जाएं, तो हर अच्छा, जगह इसको। अगर हम स्ट्रिंग की मतलब जैसे कोड कर रहे होंगे तो हम स्ट्रिंग हम्म। को किस चीज से डिनोट करेंगे? स्ट्रिंग का पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग का कोई सही। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो हम उसको पूरा और स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग। लिखेंगे। उसका भी सेम ही है। सही। मेनली हमारा सिर्फ स्ट्रिंग यूज होता है, एक्स स्ट्रिंग बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, तो उसकी जगह हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हम एक्स स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं तो। सही। क्योंकि उसके अंदर जो है इशू एक्स स्ट्रिंग के अंदर ये कि वो हेक्साडेसिमल को फॉलो करता है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास सिर्फ 5 न्यूमेरिक कीज आती हैं, तो वो 1 2 3 4 5 पे ही होता है, तो उसके बाद हम कोई और नंबर इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह जो अल्फाबेट्स हैं वो भी उसके कुछ गिने चुने होते हैं, तो हम एक्स स्ट्रिंग के बजाय स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सारे न्यूमेरिक भी आ सकें और सारे हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ सकें। सही। अच्छा, बाकी सिटी का मुझे बताओ, सिटी का क्या डेटा टाइप हो सकता है? सिटी का हम कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। सही है। और अगर हम फर्दर एड्रेस के ऊपर आए?
तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग या स्ट्रिंग। ठीक है। और स्ट्रीट के ऊपर? स्ट्रीट में भी हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और हाउस ये नंबर पे? स्ट्रीट। हाँ, स्ट्रीट पे हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मैं, स्ट्रीट का बताओ। स्ट्रीट में ये कि जैसे स्ट्रीट नेम होता है और साथ में नंबर भी गिवन होता है। हम्म। जैसे हमारे पास यूएस की स्ट्रीट है तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें दोनों हो जाते हैं, तो अगर सिर्फ नंबर होता तो हम फिर न्यूमेरिक पे जाते हैं या करेक्टर पे जाते हैं, तो इसमें हमें स्ट्रिंग का ही इस्तेमाल करना होगा। सही है। अच्छा, और आखिरी में जो हाउस नंबर है? उसमें हम न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक्स। ठीक है। अच्छा, हाउस नंबर में कुछ और इस्तेमाल हो सकता है? हाउस नंबर में नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं। बिल्कुल। तो नंबर में ही होता है हाउस नंबर, तो इस वजह बिल्कुल से नहीं ऐसा होता। ही है। हाउस नंबर जो होगा वो हमेशा हैशटैग के बाद कोई दो तीन नंबर होंगे, क्योंकि वो स्ट्रीट के साथ ही होते हैं, तो ज्यादातर लोग अगर लिखते भी हैं F01, तो वो F उनकी स्ट्रीट कहलाती है और 01 उनका हाउस नंबर होता है, तो बिल्कुल उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिक का इस्तेमाल करते हैं। रही बात सही। सिटी नेम की, तो वही है, करेक्टर के ऊपर ये बात आएगी, और जिप कोड का हमें पता है कि हम इसको न्यूमेरिक में ही रखेंगे। अब हम हम्म। इनको फर्दर डिनोट नहीं कर सकते, कि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं एक्सीड करते हैं। सिटी नेम किसी का 15 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, तो हम इसको करेक्टर से छोड़ देंगे कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट डेटा टाइप्स नहीं है। ठीक है। वेयर एज सही है। हमारा जो फोन नंबर है, हम इसके ऊपर अपना फिल्टर लगा सकते हैं, हम इसके अंदर अपने इंटीजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 11 नंबर का डिजिट है, इसके आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता ये। तो जब भी इसमें 11 से ज्यादा नंबर आएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें एरर दे देगा। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये थी वो चीज जो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे और भूल गए थे SU01 के ऊपर, कि ये F1 और F4 की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। हम्म। तो इसको जरा सा जी। रिव्यू करो, मेरे को बताओ इसमें क्या था F1 और F4 के अंदर, कितना याद है? ये मैनुअल बंद हो गया। क्लियर है? हम्म। अच्छा, अब F1 और F4 के अंदर हम F1 के अंदर जैसे हम्म। अगर हमें हेल्प चाहिए तो सही है। वो किस चीज की हेल्प, उसकी हम्म। प्रॉपर डेफिनेशन दे देगा। और F4 के उसको किस तरीके से हम मतलब सही करेंगे या कौन से कोड इस्तेमाल करेंगे या कुछ भी, तो वो हम उसके लिए F4 हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम सिटी नेम के ऊपर F1 का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? वो बस सिटी का नाम बता देगा, या नहीं, सिटी बस सिटी के बारे में बता देगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये बताएगा। नाम सही वगैरह है। नहीं देगा, बस सही बताएगा है। कि ये और अगर चीज। हम F4 को दबाते हैं तो? F4 को दबाएंगे तो वो फिर अगर उसके अंदर हमें चेंजेस करनी हुई तो वो बता देगा, या फिर सिटी का नेम जैसे जो भी कराची है, फिर उसके अंदर हमें अमेंडमेंट्स करनी हुई तो वो उसके हवाले से बताएगा किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी अभी भी इसमें गलतियां हैं। देखो, F1 अगर हम दबाएंगे सिटी नेम के ऊपर, तो वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि ये जो इनपुट फील्ड है, इसके अंदर आपने एक सिटी का नेम पुट करना है। ठीक है। तो हम्म। उससे ये हम्म। कंफर्म हो जाएगा कि हमने इसमें कोई कंट्री का नाम नहीं लगाना, ना ही हमने इसमें किसी बंदे का नाम लगाना है, तो वो क्लियरली एक लाइन हमें बता देगा कि दिस वॉज फॉर सिटी नेम, यू हैव टू एंटर अ सिटी नेम हियर। तो वो सिर्फ एक लाइन बताएगा आपको। वेयरएज अगर हम इस पे F4 टच करते हैं, तो F4 हमें क्या करेगा कि हमें सारे नाम दे देगा सिटीज के जो अवेलेबल होंगे सिस्टम के अंदर। कि अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन में बैठे हुए सिटी नेम को टच करते हैं, तो वो कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, जितनी भी सिटीज हैं जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल होंगी, वो सारी हमें शो कर देगा कि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो इसमें हमारा कोई अमेंडमेंट्स करने का कोई काम नहीं होगा, हम इसको कोई चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें हेल्प करेगा। कि अगर हमें नहीं पता कि सिटी नेम में हमने क्या पुट करना है, तो वो या तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस डब्बे का क्या मतलब है, या वो हमें इसमें ऑप्शंस दे देगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। ठीक है। इसी तरह हमने बफरिंग का भी पढ़ा था, याद है? जी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि फिर हम उसको फर्दर पढ़ें। बफर का पूरा तो याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि जैसे ये लोडिंग टाइम लेता है, आपका कोई भी डाटा लोड करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमसे लोडिंग टाइम लेता है, तो हम उस चीज़ को बफर कह रहे होते हैं। सही है। कुछ और इसके अलावा?
ऐसा याद नहीं है मुझे इतना खास, क्योंकि अच्छा, टाइम हो गया फिर। ठीक है। अच्छा, बफर में ऐसा नहीं है कि वो लोडिंग टाइम लेता हो, बफर सिर्फ ये हेल्प करता है कि आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की बढ़ जाए। तो इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि जब भी कोई यूजर इस्तेमाल करता है सिस्टम को, कोई अपना डेटा एक्सेस करता है, तो वो बैक एंड पे डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके सेव नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए टेबल बफर के अंदर सेव हो जाता है। हम इसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं आम जुबान में। कि जब तक आप सही। सिस्टम अपना चला रहे होते हैं, आपने अगर कोई चीज़ पहले इस्तेमाल करी है, तो वो हमेशा के लिए बंद नहीं होती, वो आपकी बैक एंड पे खुली रहती है। कि अगर आप उसको वापस से ऑन करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी से खुल जाती है। इसकी एग्जांपल हम अगर अपनी क्रोम से ले लें, कि अगर हम जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ओपन होने में। वो प्रॉपर अपना लोड होता है, उसके आइकन सीधे होते हैं, और वो आराम से अपना 5-6 सेकंड लेके फिर ऑन होता है। अगर हम उसी टाइम उसको क्लोज करके वापस से ऑन करते हैं तो वो 5-6 सेकंड के बजाय सिर्फ 1-2 सेकंड लेता है और वो वापस से ऑन हो जाता है। ऐसा ही है। जी। जी। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब हम पहली दफा उसको ओपन करते हैं तो सिस्टम बिल्कुल फ्रेश होता है, उसकी कैशे मेमोरी खाली होती है जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। तो जब हमने क्रोम ओपन किया तो टेबल बफर के अंदर वो जाके चीज सेव हो जाती है कि यूजर 01 ने अभी क्रोम ओपन किया है, और वो उसके पास सेव रहता है कि अगर ये वापस से ऑन करना चाहेगा तो डायरेक्टली टेबल बफर से ही क्रोम ओपन हो जाएगा, डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा। सही है। और ये ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिसमें अपने डेटा को बार बार रीड करना है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो आपने बार बार किसी एक चीज को चेक करना होता है, सेकंड्स के हिसाब से आप उसको बार बार चेक कर रहे होते हैं कि ये भी चेंज हुआ है या क्या चीज है इसका स्टेटस। तो उसमें टेबल बफर आपका काफी इस्तेमाल होता है, टाइम उसमें बच जाता है आपका। अगर वो ना लगा हुआ हो तो जाहिर सी बात है हर दफा वो लोड करेगा और फिर डेटाबेस के अंदर से आके वो चीज इस्तेमाल होगी, तो उसमें काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि आपने अगर कोई चीज अपनी इस्तेमाल करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो आप सिस्टम को बताते हैं कि सिलेक्ट एस्टेरिक का मतलब है कि आपने जो भी चीज सिलेक्ट करनी है फ्रॉम एस बुक। तो एस बुक के अंदर से आप ये वाला टेबल पढ़ना चाहते हैं और बता भी देंगे कि वो किधर पड़ा हुआ है। वेयर का मतलब है कि हो सकता है वो डिक्शनरी के अंदर हो या आपके डीबगर के अंदर जिस भी लाइन पे होगा, तो वो आप इधर कंडीशन लिख देंगे। तो वो अपना सर्च करेगा डेटाबेस के अंदर जाके फर्स्ट टाइम जब होगा, और डेटाबेस से वो वापस आएगा बफर के अंदर और फिर जाएगा वो यूजर के पास। तो बफर में उसकी एक मिरर कॉपी पड़ी रहेगी और यूजर उसको इस्तेमाल करता रहेगा। तो जो जो चीज और यूजर। एसबुक हमारी क्या चीज होती है? एस बुक हमारा इसके अंदर एक टेबल का नाम है, एस से मुराद है स्ट्रक्चर, और बुक वही। टेबल का नाम है हमारा। तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि ये स्ट्रक्चर बुक के अंदर से कोई चीज रीड कर रहा है, तो वो डेटाबेस में से उसको लाके दी जाएगी। सही है। जैसे इसके अंदर काफी सारे नाम हैं, उसमें एक आई टैब लिखा हुआ होता है, तो आई टैब का मतलब होता है इंटरनल टेबल। तो एग्जांपल्स दी जाती हैं कि आप इंटरनल टेबल के अंदर डिलीट कर रहे हैं एक लाइन को, तो आप आई टैब बता देंगे कि मैं इंटरनल टेबल में से डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह ऐड कर रहे हैं तो ऐड इंटरनल टेबल। तो ये छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, इसका कोई इतना मतलब खास मकसद नहीं है। जैसे सेलेक्ट एक हमारे पास सिंटैक्स है, तो ये हमारे पास एक चीज है कि सिलेक्ट हमें पता है कि ये कोड होता है। लेकिन एस बुक जो है वो एक बुक का नाम है, इन्होंने अपने टेबल के ऊपर नाम रखा हुआ है, जैसे हम अपनी चीजों के ऊपर नाम रखते हैं कि वहां से हमें सर्च करना होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर से हमने बुलाना है। तो इसी तरह इसके अंदर एस बुक एक एग्जाम्पल दी हुई है कि इसके अंदर से हमें ये चीज ला के दो। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एस्टेरिक लगाया हुआ है, एस्टेरिक का मतलब होता है कि उसने जो भी मंगवाना है। और वेयर के बाद 3 डॉट्स का मतलब है कि जाहिर सी बात है डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई है क्या इस बुक के अंदर से कहाँ से लेके आना है। हो सकता है उसके आगे 2023 लिखा हुआ हो कि 2023 में से मंगवाना है, तो वो यूजर के ऊपर होती है। सही है। ठीक है, तो जो भी चीज है इन दी एंड यूजर के पास आएगी, तो वो साथ ही साथ टेबल बफर के अंदर भी सेव हो रही होगी। अब बफर की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सरसरी सी मैंने तुम्हें बताई थी कि उसमें फुल बफरिंग, जेनेरिक और सिंगल रिकॉर्ड बफरिंग है। तो फुल बफरिंग का काम क्या होता है कि जब भी हम किसी टेबल को ओपन करते हैं तो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे बफर के अंदर जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम जी। जेनेरिक की बात करें, तो उसमें जब हम टेबल ओपन करते हैं तो सिर्फ वो पार्ट जो बाकी सबका सेम होगा वो सेव होगा। और इस तरह सिंगल रिकॉर्ड के अंदर जो हमने स्पेसिफिक चीज पढ़ी है सिर्फ वही सेव होगी।
तो अगर इसको हम देखें पिक्चर की उसके अंदर, तो हमें प्रॉपर समझ आ जाएगी कि फुल बफरिंग का मतलब क्या है। अब इसने एग्जांपल दी हुई है हमें, सेलेक्ट, फिर एस्टेरिक है, तो एस्टेरिक का मतलब है कि आप जो भी मंगवा रहे हैं, और फ्रॉम एस काउंटर। तो एस काउंटर का मतलब है कि स्ट्रक्चर काउंटर, काउंटर एक उन्होंने टेबल का नाम दिया हुआ है, और अगर उसमें काफी सारा डेटा है जो एक दूसरे से लिंक है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है, और स्ट्रक्चर को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस काउंटर हो गया। अब इसमें सही। प्रॉपर इसके अंदर कंडीशंस दी हैं, ऊपर सिर्फ एग्जांपल की, तो इधर कंडीशन दी है वेयर की, कि कैरिंग आईडी आपने उठानी है जिसका नाम एल एच हो। तो एल एच इधर हमारी एयरलाइन का एक नाम है, लुफ्थांसा जिसको हम कहते हैं, तो वो एल एच से डिनोट हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, जिसका काउंट नंबर हो 0000004। तो इसने एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट दे दी कि आप इसको सिलेक्ट करो इस काउंटर के अंदर से जिसका नाम एल एच है और जिसका कोड 004 है। तो अगर पूरे कोड को वो देखेगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह पे ये मैच होता है जिसमें एल एच और 4 लिखा हुआ है, तो वो उसको रीड कर लेगा। ठीक है। बिल्कुल। और ये चीज यूजर के लिए है, तो यूजर सिर्फ यही लाइन को देखेगा, लेकिन बैक एंड पे क्या होगा, बफर ये पूरे के पूरे टेबल को सेव कर लेगा। चाहे फिर इसमें 10 लाइनें हो, इसमें 20 लाइनें हो, अगर आपने एक लाइन रीड करी है तो वो सारे के सारे इसके अंदर सेव कर लेगा। तो फुल बफरिंग के अंदर ये चीज होती है। अब हो सकता है कि वो जो भी यूजर है एस काउंटर के बाद वो एल एच के अलावा किसी दूसरी एयरलाइंस को देखना चाहे, यूए को देखना चाहे, तो वो जब इसको टच करेगा तो लोडिंग टाइम कम लगेगा, क्योंकि बैकएंड पे वो पूरा का पूरा टेबल उसके पास सेव हुआ हुआ है। समझ लें कि सेकंड्स का भी इंतजार नहीं होगा, वो टच करेगा और उसको डेटा मिल जाएगा बिना प्रोसेसिंग के। तो ये बफर का काफी इसमें फायदा हो जाता है। वेयर एज जेनरिक के अंदर क्या है फायदा, कि इसमें भी कंडीशन पूरी की पूरी वही रहेगी, कि हमने एस काउंटर के अंदर से एल एच और काउंटर नंबर 04 को फाइंड करना है, तो वही काउंट नंबर उठेगा, लेकिन बफर के अंदर सिर्फ वही चीजें जाएंगी जिसकी जेनेरिक कोड एल एच के ऊपर ही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं उठेगा। तो जेनेरिक के सही। ऊपर भी यही फायदा है कि अगर किसी यूजर ने सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरलाइंस के सारे शेड्यूल्स चेक करने, तो वो जेनेरिक बफरिंग ओपन करे और अपने हिसाब से टेबल में सर्च करे, तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। डिफरेंस क्या होगा अगर हम कहें फुल बफरिंग और जेनेरिक? अच्छा, डिफरेंस देखो ये कि जब हमने इसमें सर्च किया था यूजर ने 0004 को, तो उसके अलावा जितने भी टेबल थे वो सारे के सारे बफर के अंदर स्टोर हो गए। मतलब कि आपने हम्म। जब अपनी डिक्शनरी में से एक चीज पढ़ी तो पूरी की पूरी डिक्शनरी ही आपकी उठ के बफर के अंदर सेव हो गई। ठीक है। हम्म। लेकिन जब आप जेनेरिक के अंदर काम करते हैं तो उसमें क्या है, जब आपने 0004 को पढ़ा तो उसके ऊपर जो कोड था वो भी आप चेक करेंगे कि आपने सिर्फ एल एच पढ़ा है, तो आपकी डिक्शनरी में जितने भी पेज होंगे जिसके ऊपर एल एच लिखा हुआ होगा सिर्फ वो सेव होंगे, बाकी पेजेस को वो ओमिट कर देगा, वो उठाएगा ही नहीं। ठीक है। सही है। तो आखिरी एग्जांपल इसकी इस तरह ले लो कि अगर क्लास में 5-6 नाम के एक ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब प्रिंसिपल आता है और कहेगा कि फाजिल खड़े हो जाए, और फाजिल अगर 6 बच्चे होंगे तो 6 के 6 फाजिल उठेंगे, ये नहीं होगा कि पूरी क्लास उठ जाएगी। ठीक है। और वेयर जी। एज अगर हम जेनेरिक बफरिंग के अलावा क्लास में आएंगे और फाजिल को कहेंगे कि फाजिल खड़े हो, और जितने भी बच्चे हैं वो भी सारे खड़े हो जाएं, तो पूरी की पूरी क्लास ही ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। तो दोनों में ये फर्क है कि एक में आप सबको एक्टिवेट कर देते हो कि पूरे का पूरा टेबल ही सेव हो जाए, और दूसरे में आपके पास ऑप्शन होता है कि सिर्फ वो बंदे खड़े हों जो सेम हैं, जिनकी जेनेरिक कोड सेम होते हैं, ये इनकी कीज होती हैं, इनको हम कीज कहते हैं, तो इनकी जेनेरिक की सेम है। ठीक है। तो सिर्फ यही खड़े होंगे और यही सिस्टम के अंदर आके सेव होंगे। सही है। और लास्ट में हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है, तो इसके नाम से ही ये साबित होता है कि सिंगल रिकॉर्ड का मतलब है कि आप जो एक लाइन पढ़ी है सिर्फ वही सेव होगी बफर के अंदर, और कुछ भी सेव नहीं होगा। आपने पहले 0004 चेक किया, बफर के अंदर जाके सेव हो गया। इसके बाद आपने 880001 को चेक किया, तो उसके बाद वो आके सेव हो गया, और पर्टिकुलर इसके अलावा कोई भी चीज सेव नहीं होगी। ठीक है। इन दोनों के जी। कोड में एक फर्क आएगा कि जब हम सिंगल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमने सिंगल लिखना लाजमी होगा, कि हम उसके आगे सेलेक्ट सिंगल लिखेंगे तभी वो रन करेगा, उसके बाद उसके अलावा वो रन नहीं करेगा। ठीक है। सही है। वेयर एज जेनेरिक और फुल में टेबल सेम ही रहेगा, वो सिर्फ हमने कंडीशन ओपन करनी होगी अपने टेबल बफरिंग के अंदर जाके।